23 जून 1953 कश्मीर की एक सुनसान पत्थर की कोठरी में एक अकेली रोशनी जल रही थी। ठीक रात 3:40 पर वह रोशनी बुझ गई। एक राजनीतिक बंदा जिसे बिना इलाज के बुखार था को अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि कोई और जगह नहीं थी। स्थानांतरण के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह व्यक्ति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री, एक सम्मानित शिक्षाविद और भारतीय विपक्ष के सबसे प्रभावशाली नेता। राजनेता और स्वस्थ व्यक्ति आमतौर पर राज्य की हिरासत में पहाड़ी वार्ड में दम नहीं तोड़ते। इस घटनाक्रम ने एक चिकित्सा आपात स्थिति को एक राज्य संरक्षित रहस्य में बदल दिया। उनकी मृत्यु के बाद के घंटों में राज्य ने हर मानक प्रक्रिया से मुंह मोड़ लिया। सरकार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को बिना ऑटोप्सी के तुरंत कलकत्ता भेज दिया गया। इस खबर ने दिल्ली में राजनीतिक आग लगा दी। संसद सदस्यों ने उनकी नजरबंदी की स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने हर प्रस्ताव को रोक दिया। यहां तक कि भौतिक साक्ष्य भी गायब हो गए। मुखर्जी की व्यक्तिगत डायरी, जिसे वे अपनी नजरबंदी के दौरान लिख रहे थे, कोठरी से गायब थी। जब कोई सरकार अपने सबसे कड़े आलोचक की मृत्यु पर चुप्पी साधती है, तो वह उस संघर्ष की जांच को मजबूर करती है जिसने उन्हें इतना खतरनाक बनाया था। मुखर्जी ने अपना करियर कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में शुरू किया। उन्होंने विभाजन के दौरान बंगाल के 2 टुकड़े होते हुए हिंसा और विस्थापन को अपनी आंखों से देखा। इस अनुभव ने उन्हें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से अलग खड़ा कर दिया। जहां नेहरू कूटनीतिक समझौते की नीति के पक्षधर थे, वहीं मुखर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक दृढ़ रुख की मांग कर रहे थे। टूटने की कगार थी 1950 का दिल्ली समझौता। मुखर्जी का तर्क था कि यह समझौता पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के किसी भी तंत्र के बिना उस हिंसा के सामने छोड़ देता है जो हजारों लोगों को रोज सरहद पार धकेल रही थी। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, उस सरकार में भागीदारी से इनकार करते हुए जो उनके अनुसार राजनीतिक सुविधा के लिए नागरिकों की सुरक्षा से समझौता कर रही थी। इस निर्णय ने उन्हें बदल दिया। मुखर्जी का ध्यान उत्तर की ओर मुड़ा, खासकर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को दी गई कानूनी स्वायत्तता पर केंद्रित हो गया। उस समय कश्मीर भारत के भीतर एक अलग राजनीतिक इकाई की तरह काम करता था, जिसका अपना संविधान था और राष्ट्रीय तिरंगे के साथ अपना अलग झंडा भी फहराया जाता था। शेख अब्दुल्ला के स्थानीय नेतृत्व में भारतीय नागरिकों को अपने ही देश में विदेशी की तरह माना जाता था। उन्हें राज्य की सीमा पार करने के लिए अधिकृत परमिट लेना पड़ता था। उन्होंने एक नारे के साथ जवाब दिया जो आह्वान बन गया: एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री, एक झंडा। मई 1953 में मुखर्जी बिना परमिट के सीमा की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कश्मीर में कदम रखा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक वैसे जैसा अधिकारियों ने पहले से तय कर रखा था। उस गिरफ्तारी ने सीधे उन्हें पहाड़ी कोठरी तक पहुंचाया। मुखर्जी ने आंतरिक सीमाओं को अस्वीकार करने के कारण अपनी जान दी, राज्य की विचारधारा को चुनौती देने की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। 1953 के बाद राजनीतिक प्रतिष्ठान ने इस अध्याय को बंद करने की कोशिश की। फाइलें दबा दी गईं, सवाल अनसुने रहे और विवाद को धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा से बाहर धकेल दिया गया। दशकों तक उनका नाम मानक इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से गायब रहा। उस व्यक्ति को जिसने राष्ट्रीय विपक्ष का नेतृत्व किया था, एक भूले बिसरे फुटनोट में बदल दिया गया। लेकिन विचारों को इंसानों से भी ज्यादा कठिन होता है दफनाना। जब आधिकारिक दस्तावेज चुप थे, मुखर्जी का संघर्ष उस आंदोलन का मूल उद्देश्य बना रहा। वह आंदोलन अंततः भाजपा के रूप में विकसित हुआ, जिसने मुखर्जी के 1953 के संकल्प को अगले 6 दशकों तक अपने प्राथमिक राजनीतिक एजेंडे में शामिल रखा। 2019 में वह लक्ष्य पूरा हुआ। सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। आज परमिट व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और दोहरे झंडे हटा दिए गए हैं। क्षेत्र की भूगोल एकीकृत हो गई है। भले ही उस पहाड़ी कोठरी के भीतर की घटनाएं अभी भी अंधेरे में हैं। हम शायद कभी वह लापता डायरी नहीं ढूंढ पाएंगे और न ही रात 3:40 पर क्या हुआ ये जान पाएंगे। हालांकि मुखर्जी की नजरबंदी के पीछे की विचारधारा अब देश की कानूनी वास्तविकता तय करती है।